और अगर तुम्हें नहीं लगता है कि कोई उस योग्य तुम्हारे सामने है तो खुद चुनाव लड़ो। कौन सा भारत देश बनाना है, किस रंग का भारत बनाना है, कैसी सूरत गढ़नी है, जंग के मैदान में उतरो और बदलो भारत की तस्वीर को। 1951-52 से हिंदू इंडाउमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट के माध्यम से सभी राज्यों की सरकारों ने मठों मंदिरों में कब्जा कर रखा है। सर, आपका नाम? मैं विनय कुमार सिंह। सर, आपको क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आ रहा है, कौन आने वाला है इस बार? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बार? 2024 भारत के युवाओं की उम्मीद जीतेगी, उनका विश्वास जीतेगा। उन्होंने जो सपने देखे हैं उन सपनों को जीतना पड़ेगा, तब बनेगा 2024 का बेहतर भारत के तकदीर बनाने वाली पार्लियामेंट के मेंबर्स। तो हमें जिताना है भारत के भविष्य को, भारत के गौरव को, भारत के मान सम्मान को और उन सपनों को जो हमारे देश के युवाओं ने देखे हैं, बच्चों ने देखे हैं, समाज ने देखा है, देश ने देखा है। उसके लिए मेहनत करनी, और बिना मेहनत के संभव नहीं है कि हम भारत की सुनहरी, इतने बड़े भारत की इतनी बड़ी तकदीर को बना सकें। इसलिए हर बेटे को, हर बेटी को बड़ी ताकत, बड़े ऊर्जा के साथ इस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। वोट किसे देना चाहिए? वोट जब भारत के पूरे भारत में चुनाव होगा तो जरूरी नहीं कि कोई एक मेरी कही बात सत्य होगी। हर युवा को समझदारी से काम लेना है। उसे मैंने कहा, भारत को कौन सा भारत देश बनाना है, किस रंग का भारत बनाना है, कैसी सूरत गढ़नी है, उस सूरत के योग्य यदि कोई है तो उसको जिताओ। और अगर तुम्हें नहीं लगता है कि कोई उस योग्य तुम्हारे सामने है तो खुद चुनाव लड़ो, जंग के मैदान में उतरो और बदलो भारत की तस्वीर को। भारत की तस्वीर को बदलने की लो अपने हाथों में जिम्मेदारी। ऐसे भारत के चुनाव, ऐसे भारत के वोटिंग, ऐसे भारत के युवा शक्ति का आज देश को आवश्यकता है। सर, लोगों का कहना है कि बीजेपी जब से आई है हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों को आपस में बांट रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। देश में अगर युवाओं को, देशवासियों को पता हो तो 1951-52 से हिंदू इंडाउमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट के माध्यम से सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, तमाम पार्टियों के द्वारा, उसमें कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, वाईएसआर, बीएसआर से लेकर के वामपंथी, सामपंथी, उड़ीसा से लेकर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु तक सभी राज्यों की सरकारों ने मठों मंदिरों में कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी नियंत्रण कर रखा है। जब 50 से 70 साल हो गए तुम्हें मंदिरों पर कब्जा किए हुए, सरकारी नियंत्रण करते हुए, सरकार का उसमें घुस करके हस्तक्षेप हो रहा है, तो राजनीति नहीं हो रही थी ये देश के साथ, ये समाज के साथ, मंदिरों के साथ, मठों के साथ, तीर्थों के साथ। राजनीति बहुत तगड़ी वाली भारत के मठों मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों के साथ हो रही थी। ये दोगले चेहरे हैं जो आज कह रहे हैं कि मंदिर में राजनीति हो रही। अगर उनका असला चेहरा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो असली चेहरे के पीछे 75 सालों से मठों मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में राजनीति हो रही। सरकार घुसी पड़ी है, एमपी, एमएलए, उनके पार्टियों के कार्यकर्ता हर मंदिर में घुसे पड़े हैं। केरला में जानती हैं आप 1000 पंचायत है, 3000 मंदिर सरकारी नियंत्रण में। कर्नाटका में 34,500 मंदिर, 43,000 के आसपास चेन्नई में, तमिलनाडु में, 24,000 आंध्र प्रदेश में, 30,000 तेलंगाना में, ऐसे उड़ीसा में 16,400। कितने मठ मंदिर जब सरकार नियंत्रित करती हो, एक एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, पार्टी का कार्यकर्ता नियंत्रण करता हो, तो क्या वहां राजनीति नहीं है? ओवैसी कह रहे हैं कि जो बुलडोजर है सिर्फ मस्जिद और मदरसों पे ही चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ओवैसी साहब को मस्जिद और मदरसे ही क्यों दिख रहे हैं? जहां जहां अतिक्रमण होगा, जहां जहां हिंसा होगी, जहां जहां दंगा होगा, वहां वहां बुलडोजर चलेगा। और ये सवाल पूछे कि वहीं वहीं मुसलमान क्यों मिल रहे हैं, वहीं वहीं मदरसा वाले क्यों मिल रहे हैं? हर दंगे में मदरसा वाले, हर दंगे बवाल में मदरसा वाले, हर लफड़े में मदरसा वाले क्यों? इससे तो पता लगता है ये भी ना कि आपकी करप्शन में, आपके इस तरीके के इंक्रोचमेंट में, दंगे फसाद में भागीदारी भी अधिक होगी।
तो ओवैसी साहब एक हिस्सा देख बोलते हैं, एक हिस्सा नहीं, मुस्लिम लीडर्स में ये बहुत बड़ी समस्या है, आधा सच बताएंगे, आधा सच नहीं बताएंगे। आज मदरसा बोर्ड का जो उत्तराखंड का अध्यक्ष है, उनके भाषण को मैंने सुना, उन्होंने कहा वो मदरसा अवैध था, उसका रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड में नहीं था। अब ओवैसी साहब ये नहीं बोलेंगे, ओवैसी साहब आधा छुपा लेंगे, जिससे बच्चे भड़के, किसी को गोली लगे, कोई मरे, वो वाला भाषण तो ओवैसी साहब देंगे, लेकिन वो वाला हिस्सा छुपा लेंगे अपने बच्चों से, अपने कौम से, जिससे कि शांति बनी रहे, व्यवस्था सही रहे, लोग सही रास्ते पर चले, ये काम नहीं करेंगे। सर आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में जो होंगे 2024 के, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आ, किसकी तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से या अपने देखो प्रधानमंत्री का चेहरा तो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जो 17वीं लोकसभा है वही कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट टाइम भी, और सभी मेरा मानना है कि मोदी जी दोबारा से आएंगे और वाकई में 400 प्लस ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो सिनेरियो बन रहे हैं, जो सिनेरियो बन रहा है, जो हमने अभी देखा है, जिस हिसाब से जहाँ तक कास्ट सेंसस की बात होती है इंडिया में और चीज़ों को, तो गवर्नमेंट उस पर अपना ध्यान दे रही है। सबसे जो बड़ा इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उस पर भी काम कर ही रहे हैं। तो देखो ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आके ऐसा कर देगी कि एक दिन में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देगी। तो गवर्नमेंट तो कंपैरिजन यदि करे, उन्होंने अभी व्हाइट पेपर भी दिया था पार्लियामेंट में, तो कंपैरिजन में तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम करा। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पहले बिजली वगैरह गाँव में नहीं था, अब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और आने वाले समय में मुझे लगता है काफ़ी डेवलपमेंट होगा, तो लोग इसी को चुनेंगे। और यंगस्टर्स का कहना ये है कि मोदी सरकार के दौर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो जहाँ तक रहा ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, तो इंडिया में 4-5 करोड़ लोग ही जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं रफली, ठीक है। बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आए तो पूरा गवर्नमेंट जॉब ही दे देंगे लोगों को। तो ये तो कोई भी बोल रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है, कोई भी अपोजिशन वगैरह। तो लेकिन जो इंटेंट है करने का और जो काम करने की कैपेबिलिटी है, तो वो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट से बेहतर वो ना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा रहा है, करप्शन रहा है, दुनिया भर के करप्शंस हैं, जातिवाद है, परिवारवाद है। क्योंकि अब यूथ जो है करंट सिनेरियो में कभी भी किसी परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे वो, चाहे कोई भी हो, whether they are लालू यादव सन और अखिलेश जी, कोई भी हो, चाहे अपना साउथ में हो, तो पीपल डोंट लाइक, इवन श्रीलंका, पाकिस्तान, कहीं पर राहुल को तो लोग पसंद कर रहे हैं, वो देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यंगस्टर्स में को बहुत ज्यादा क्रेज है राहुल गांधी का। मैं बताता हूँ, उसमें पता नहीं कौन सा देश जोड़ रहा है, ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो देश जोड़ा ही दिख रहा है, ठीक है। हाँ, यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ रहा है तो दैट इज डिफरेंट, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई जस्ट टेल यू कि मुझे नहीं लगता कोई इसमें जुड़ी हुई है, ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है भारत, किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ उसका नाम दूसरा दे देना चाहिए, समथिंग लाइक कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जोड़ो ओरो यात्रा, ऑलरेडी भारत देश जुड़ा है, पता नहीं कौन उसको सलाह देता है, कहाँ क्या जोड़ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो तो ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ है, अब कितना जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा वो? पाकिस्तान में जोड़ेगा, अभी पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, वो जोड़ेगा क्या, या बांग्लादेश को जोड़ देगा? तो ये सब स्टूपिड है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आई जस्ट टेल यू कि ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ से भी यात्रा जा रही है वहाँ से कोई ना कोई इन्हीं के पक्ष का बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अभी जयंत सिंह का जो बयान आया है, इससे कंफर्म हो गया कि बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। देखो पॉलिटिक्स है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, जो पॉलिटिशियंस हैं, तो उसमें क्या है कि वो जाते हैं, उनको मनाते हैं, कुछ देते हैं और जुड़ जाते हैं। बट जहाँ तक रहा कि पब्लिक जो है, पब्लिक परसेप्शन की बात है, पब्लिक तो अभी मीडिया यहाँ पे है तो 10 में लोग इतने खड़े हो जाते हैं, बट वोट नहीं देंगे लोग। खड़े होना, पब्लिक में पार्टिसिपेट करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक्चुअल में वोट कास्ट करने की बारी जब आएगी तो वो वोट नहीं देंगे उनको। किसी के जुड़ने ना जुड़ने से तो उसका लॉस ही होगा। जब अब हमने इंडिया अलायंस में देखा, बीजेपी के 1-2 जो नेता जुड़ गए, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वेरस ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सब अलग अलग जो रिनाउंड पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के, तो आई डोंट थिंक कि दे विल वर्क। और ओपोजिशन का कहना ये है कि ईडी जो है सिर्फ उन लोगों पे अटैक कर रही है जो भाजपा का सपोर्टर्स नहीं हैं, जो उनके अगेंस्ट हैं। देखो मैं यही कहूँगा कि किसी के सपोर्टर हो या ना हो, यदि कोई एजेंसी किसी के पास कोई जाता है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि वो
कोई ठोस सबूत लेके ही जाता है किसी के पास। तो आपके पर पास लोगों यदि का कि- क्या मतलब हाँ, लोगों का देखो, ओपोजिशन का कहना ये है कि जो ईडी है ना उसे भाजपा भिजवा रही है, मोदी जी भिजवा रहे हैं। अपोजिशन का यही कहना है कि अपोजिशन को लगता है कि उनको ही जो उनके लोग हैं उन पे ही हो रहा है। तो आप यदि ट्रांसपेरेंट हो तो उसको चिंता करने की बात ही नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि यदि मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे तो भाई कुछ भी बुला लो, क्या प्रॉब्लम है। कई लोग भाई, अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, सब कुछ है, डेमोक्रेसी है, मीडिया है, सब कुछ है। ठीक है, आप हर चीज को ब्लेम कर देते हो, मीडिया को ब्लेम कर देते हो, कोर्ट को ब्लेम कर देते हो, एजेंसीज को ब्लेम कर देते हो। ऐसे देश नहीं चलता ना, आप हर चीज को ब्लेम करते हो, मतलब आप सही हो बाकी सब गलत। तो ये चीज कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और पब्लिक को सब पता है, लोग सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस की पब्लिक को नहीं पता, लेकिन आई जस्ट टेल यू कि पब्लिक अभी सोशल मीडिया के दौर में पब्लिक को काफी नॉलेज है उन लोगों से।